अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो फिर साउथ कोरिया के हवाले से है। ऐसे मेरे भाई जो कि वर्क वीज़ा लेकर साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो उन दोस्तों के साथ ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूंगा जो कि उनको पता होनी चाहिए। कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती है कि आप दोस्तों के साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, क्योंकि वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा और उसको मैं ठीक है कंपैरिजन करूँगा थोड़ा सा दुबई के साथ भी, ताकि आपको जो सारा का सारा आइडिया हो जाए। तो स्पेशली ऐसे मेरे भाई जो कि वर्क वीज़ा लेकर ठीक है साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन आप दोस्तों के माइंड में हो तो बाद में जो आप हमें कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ठीक है कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की मज़ीद वीडियो अगर आप जो फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तो देखिए, जब आप जो किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, हर कंट्री के हिसाब से ठीक है उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह भी आप दुबई में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ठीक है यहाँ पर डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे और यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी आपको मिलेंगे। हर कंट्री के हिसाब से ठीक है कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो साउथ कोरिया में जो सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, जो कि मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं जो कि फ्रेशर होते हैं, वर्क वीज़े पर जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो जो मुझे चीज़ वहाँ पर अच्छी लगी है कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना बहुत ज़्यादा हाई है। नॉर्मली जब आप दुबई में आते हैं एज ए फ्रेशर और किसी कंपनी में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3000 या 3005 भी लग जाती है, तो यहाँ पर आपने ठीक है सारे के सारे एक्सपेंसेस खुद करने हैं। अकोमोडेशन भी आपने खुद अपनी रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, इंटरनेट का बिल हो गया, खाने का, हर चीज़ आपने ही पे करनी है। और इवन के 6 से 7 आदमियों के दरमियान आपको रहना पड़ेगा। एक मैं नॉर्मल ठीक है वर्कर की बात कर रहा हूँ, बाकी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो ठीक है यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जब आप साउथ कोरिया में चले जाते हैं तो कंपनी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है। इवन एक आदमी को एक कमरा मिल जाता है या मोस्टली 2 आदमी एक कमरे में होते हैं। खाने के ठीक है वो आपको सेपरेट पैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हलाल फूड तो आपको मिलेगा नहीं, और जो मिलता है वो ठीक है आपको सेपरेट डिलीवर करते हैं। जो भी वहाँ पर शॉप्स होती हैं हलाल फूड्स की, वो तो ठीक है एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन खाने के पैसे भी आपको मिलते हैं। और इसके बाद इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, इवन के अगर आप कंपनी में उस फैक्ट्री में नहीं भी रहना चाहते हैं वो आपको आउटसाइड ठीक है अकोमोडेशन लेके देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है जब आप जो है साउथ कोरिया में ठीक है किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो इससे आपको ठीक है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपका ख़र्चा तकरीबन ना होने के बराबर होता है। जो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो समझ लें कि आपकी अपनी पॉकेट से जाते ही नहीं हैं। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो आपको खाने के पैसे मिलते हैं, आप उसी से ठीक है मैनेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि मैं साउथ कोरिया में जितनी देर भी रहा ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैलरी ऑन टाइम ना मिली हो। ठीक है, शाज़ो नादर कभी किसी कंपनी में कोई इशू हो जाए या पेमेंट डिले हो जाए उनकी तरफ से, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कुछ रीज़न हो सकती हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको एक तो सैलरी ऑन टाइम मिलती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एज मिलता है आपको। और वहाँ पर आपको सैलरी इतनी ज़्यादा मिलती है कि आप उसमें ठीक है खुलकर भी खर्च करें तो आपके पास ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है। क्योंकि वहाँ पर अभी आप नॉर्मली ठीक है अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें, 6 से 7 लाख रुपए अभी जो डॉलर का रेट हो आसानी से बना सकते हैं। तो वहाँ पर आपका ठीक है इतना ख़र्चा नहीं होता और आपको ठीक है वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और साउथ कोरिया जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इवन कि आप जो है रात के 2-3 बजे कहीं भी जाएं, अकेले जाएं, आपको ठीक है 1% भी डाउट नहीं होगा कि आपको ठीक है यहाँ पर ठीक है इस तरह का मशकूक आदमी मिले या कोई आपको ठीक है लूट ले। यानी इस तरह की आपको कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी। सेम जिस तरह आपको दुबई में फीलिंग होती है, सेम वहाँ पर आपको ठीक है वहाँ पर ही सिक्योरिटी इस तरह की मिलती है। इसके बाद है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन के अभी देखें मैं दुबई में हूँ, ठीक है, दुबई का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन वहाँ पर आपको और मज़ीद फैसिलिटी मिलती हैं। इवन कि आपका जो घर होता है वहाँ से भी बसेस गुजरती हैं, आप अपने घर के सामने से भी बस में बैठ सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आपने शारजा में भी जाना है तो आप जो है बाई ट्रेन शारजा में भी नहीं जा सकते। कुछ एरियाज़ ऐसे ही इन्होंने बना दिए हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपको टैक्सी ही यूज़ करना पड़ेगी। वहाँ पर आपको टैक्सी, बस और ट्रेन एवरीवेयर जो है मिलेगी। और वहाँ पर लाइनें भी बहुत ज़्यादा है। दुबई में तो सिर्फ आपको ग्रीन और रेड लाइन ही मिलेगी, वहाँ पर कम से कम 8 से 9 आपको जो है लाइनें मिलेंगी। अभी हो सकता है मज़ीद और बन गई हो। ठीक है, जब मैं रहता तो कम से कम 8 से 9 लाइनें होती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया के अगर आप जो किसी भी पार्ट में जाना चाहते हैं ना, तो आप जो है बाई मेट्रो भी जा सकते थे। देखिए, जब आप साउथ कोरिया में 4 से 5 साल काम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में आपने काम किया है, मिनिमम अभी जो वीज़ा होता है 5 साल का होता है। 5 साल के बाद अगर आप ठीक है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं भी करते, आप उस कंपनी को छोड़ते हैं, तो आप उसमें ठीक ठाक इनकम लेकर वापस आ सकते हैं। तो कम से कम 5 से 6 लाख अगर आपकी मंथ की इनकम है, तो हर साल बाद आपको एक सैलरी फ्री मिलती है। तो आप ये हिसाब लगा लें कि 5 साल बाद अगर आप जो किसी भी कंपनी को छोड़ते हैं तो 30 लाख रुपए अगर आपके पास हो
तो उससे आप जो अच्छा खासा यहाँ पर अपनी कंट्री में आकर बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा एज है, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपकी सैलरी ज़्यादा है और इसकी वजह से ठीक है आपकी पेमेंट भी बड़ी बन जाती है। लेकिन दुबई में भी ठीक है इस तरीके से तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने 1 साल काम किया या 2 साल काम किया तो आपको ठीक है तकरीबन 21 डेज़ की सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ पर आपको पूरे साल की ही सैलरी मिलती है और जहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपकी ग्रेजुएटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके बाद जो भाई भी साउथ कोरिया की कंपनियों में काम करता है, ठीक है, अगर आप ठीक है इकट्ठे आते हैं, हो सकता है आप में से कोई ऐसा आदमी है जो कि ठीक है काफ़ी पढ़ा लिखा हो और एक आदमी ऐसा होता है जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, तो वहाँ पर आपको ठीक है बराबर ट्रीट किया जाएगा। आपकी सैलरी सेम होगी, सेम उसी तरीके से आपको सैलरी मिलेगी जिस तरह दूसरे आदमी को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ठीक है किसी किस्म का डाउट नहीं होता, आपकी सैलरी सेम उसी आदमी के बराबर मिलती है जो कि एक पढ़ा लिखा होता है। लेकिन क्योंकि आपने एज ए वर्क वीज़ा अप्लाई किया होता है तो आपको फैक्ट्रियों में ही काम करना पड़ता है, तो ये वहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इवन के बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इलीगल हो जाते हैं, इलीगल होकर भी काम करते हैं, तो आप जो है वहाँ पर ठीक है अपनी सैलरी प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। इवन कि आप जो इलीगल काम करते हैं और कोई कंपनी आपको पैसे नहीं देती तो आप उन पर केस करके ठीक है अपना हक ले सकते हैं, वो आपका राइट्स होता है, वो कंपनी आपको पैसे लेके देती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की भी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों के हक़ में बहुत ज़्यादा है। जब आपको इमिग्रेशन पकड़ भी लेती है तो आपको ठीक है हर चीज़ पूछती है आपने किसी से पैसे लेने हैं कि नहीं, अगर नहीं कोई दे रहा तो हमें बताएं, हम आपको लेके देते हैं। तो इस लेवल तक ठीक है वहाँ पर काम होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि वर्कर के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है वहाँ पर। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो मैं समझता था कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आप दोस्तों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब आप साउथ कोरिया में चले जाते हैं, आते ही आपको जो सबसे बड़ा इशू होगा वो कोरियन लैंग्वेज का होगा। मोस्टली यहाँ पर कोरियन को जो है इंग्लिश नहीं आती, तो आपको ठीक है उनकी लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी अगर आप जो है वहाँ पर मुश्किल तौर पर रहना चाहते हैं या फिर आप जो है किसी भी मसले मसाइल से बचना चाहते हैं। तकरीबन 90% इन लोगों को इंग्लिश नहीं आएगी। हाँ, अभी जो इनकी यंग जनरेशन है वो ठीक है प्रॉपर ठीक है यूनिवर्सिटी में जाती है, अमेरिका वगैरह या किसी और कंट्री में जाकर पढ़ती है, लेकिन जो इनकी पुरानी जनरेशन है अभी तक इनको ठीक है इंग्लिश नहीं आती। इवन के जो भी मशीनें वगैरह होती हैं आपको कोरियन लैंग्वेज में ही मिलेगी। अगर आपको ठीक है किसी मशीन को ऑपरेट करना पड़ेगा तो बहुत ही कम ऐसी मशीनें होती हैं जिस पर इंग्लिश लिखी होती है, तो ये यहाँ पर आपको बड़ा इशू बनेगा। तो आपने सबसे पहले यही काम करना है कि कोरियन लैंग्वेज सीखने के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद जो दूसरा इशू आपको हो सकता है वो है आपके खाने पीने का इशू। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो मोस्टली लोग ठीक है आपको पता है कि इनके जो किचन होते हैं वहाँ पर आपको हलाल फूड नहीं मिलता, ठीक है। इनके अपने फूड होते हैं जो कि हलाल नहीं होते और उनकी स्मेल आती है, तो आप वो खाना नहीं खा सकते। इवन के नॉन मुस्लिम भी वो खाना मोस्टली नहीं खाते। अगर आप जो है इंडिया से भी या किसी और कंट्री से भी है तो मोस्टली वो नहीं खाते। हाँ, वियतनाम, फ़िलीपींस वगैरह ये खा लेते हैं। तो वहाँ पर पहली बात तो है कि आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। घर का जो खाना बनाना, रोटी बनाना, एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको इशू आएगा। आप जो किसी भी मार्केट से कोई चीज़ खाने के लिए जाएंगे तो आपको उसमें डाउट होगा। मोस्टली तो उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिक्स होती है जो कि हलाल नहीं होती, तो ये वहाँ पर आपको बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो कोई भी चीज़ आपने वहाँ पर लेनी है, सबसे पहले तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। वहाँ पर हर चीज़ उन्होंने मेंशन की होती है। इसके बाद देखिए, अगर आपने जो है इबादत करनी है तो यहाँ पर आपको मस्जिदें बहुत ज़्यादा आम नहीं मिलेंगी। आपको स्पेशली दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, वो भी आप जो है वीकेंड पर ही जा सकते हैं। नॉर्मल दिनों में आप तो नहीं जा सकते, क्योंकि जब आपने काम करना है रात को 7-8 बजे या 9 बजे कभी छुट्टी होती है, तो आप जो किसी भी मॉस्क में जाने के लिए आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मसाजिद हैं और इनके जो कोरियन हैं लोकल वो भी बहुत ज़्यादा कम मुस्लिम हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मस्जिदें ज़्यादा नहीं हैं। तो ये भी वहाँ पर आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स होते हैं सेम इसी तरीके से जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिलते हैं, स्पेशली आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वो भी मोस्टली आपको वीकेंड पर ही जाना पड़ेगा। अभी एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, देखिए अगर आप जो दुबई में आ जाते हैं, यहाँ पर वर्क वीज़े पर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी हैं, आपको फ़ील ही नहीं होता कि आप जो ठीक है परदेश में बैठे हुए हैं। अगर आप साउथ कोरिया में जाएंगे तो यकीन करें आपको वो फीलिंग आएगी कि वाकई मैं परदेश में हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पर आपको जो भी उनके लोकल है उनके दरमियान ठीक है घूमना पड़ता है। जब बाहर निकलेंगे तो सारे लोकल ही नज़र आएंगे। जिस तरह अभी हम दुबई में निकलते हैं तो समझ लें कि 90% तो हमें इंडियन, पाकिस्तानी या फ़िलीपींस वगैरह वही लोग हमें मिलते हैं। लोकल जो इनके होते हैं वो तो स्पेशली आपको उस तरह के एरिया में जाना पड़ता है, जिस तरह दुबई मॉल हो गया, तो इस तरह के एरिया में आपको मिलते हैं। यहाँ पर तो आपको ठीक है परदेश फील नहीं होता, वहाँ पर आपको यकीन करें फीलिंग आएगी।
और मोस्टली जो वहाँ पर कंपनीज़ होती हैं आपको 2 साल से पहले ठीक है छुट्टी भी नहीं देती, यहाँ तो आप 1 साल बाद भी चले जाते हैं। अभी के रूल का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली जब मैं गया था उस वक्त 2 साल बाद ठीक है वेकेशन पर आप जाते थे, तो जो कि काफ़ी टफ़ होता था और आपको इवन के पूरे 1 मंथ की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। इसके अलावा देखें जब आप दुबई में आते हैं यहाँ पर आपको टिकट जो है काफ़ी चीप पड़ती है। इवन कि आप जो 1100 दिरहम के आसपास आप रिटर्न टिकट ले लेते हैं इंडिया या पाकिस्तान की, वहाँ पर आपको टिकट बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। कम से कम 2 दिन लग जाते हैं आपको वहाँ पर जाने के लिए। अगर आप जो डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो वो आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, ठीक है। आपको ठीक है बैंकॉक एयरपोर्ट पर, हांगकॉन्ग एयरपोर्ट पर ठीक है स्टे करना पड़ता है। कहीं पर आपको 4 घंटे का, कहीं पर आपको 8 घंटे का स्टे इस तरह का जो है करना पड़ सकता है। तो उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और आपको ठीक है थकावट भी होती है और आपकी टिकट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अगर आपकी वहाँ पर पे अच्छी है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दुबई से कंपैरिजन करते हैं तो दुबई इस मामले में ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा दुबई में आपको पता है कि सबसे अच्छी जो चीज़ है कि आप जो इवन के 4 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से अपनी कंट्री में जा सकते हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में। ये सबसे जो बड़ा बेनिफिट है दुबई में यही है। तो फ्रेंड ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। होपफुली आप दोस्तों को सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आप दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके माइंड में तो काइंडली कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।